नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 इतिहास की पुस्तक के तीसरे अध्याय का कुछ अध्ययन किया था। उसी का जो शेष रह गया है, आज उसी का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमने कहाँ तक अध्ययन किया था, यानी बात चल रही थी अंग्रेज़ों ने निजी स्वार्थ के लिए अफीम की खेती और नील की खेती पैदावार करवाने के लिए एक तरह से ज़मींदारों पर और किसानों पर दबाव बनाया, है ना, और उससे बहुत अधिक आमदनी होने लगी। देखिए, अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। यानी जो अधिकारी थे, अफसर जो लोग थे, उन्होंने नील के कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। तो इससे स्पष्ट होता है कि नील की खेती से बहुत अत्यधिक मुनाफा अंग्रेज़ों को मिल रहा था। ठीक है, भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। ठीक है, जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। यानी बहुत से व्यापारी जो थे, कारोबारी जो थे, उन्होंने भारत में आकर के अपने बागान लगा लिए और वहाँ पर नील की खेती करने लगे। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें क्या होता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के जो लोग थे यहाँ आए और नील की खेती करने लगे। अगर किसी व्यापारी के पास पैसे की कमी होती थी तो कंपनी और नए नए बैंक उनको एक तरह से कर्जा, ऋण यानी उपलब्ध करवाते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, है ना, यानी दो प्रकार से नील की खेती की जाती थी, निज और रेयत। यानी दो इसके प्रकार थे, निज यानी स्वयं की और रेयत। दो प्रकार से नील की खेती की जाती थी। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। यानी जो निजी जो व्यवस्था थी, इसमें क्या होता था, जो बागान के जो मालिक होते थे, है ना, वे स्वयं खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे। ठीक है, या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे। क्या करते थे वो इस व्यवस्था में, या तो ज़मीन को स्वयं खरीद लेते थे। अगर ज़मीन खरीदने में स्वयं सक्षम नहीं होते थे तो दूसरे जमींदार जो थे उनसे भाड़े पर, एक तरह से किराए पर यानी ठेके के रूप में ज़मीन ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे और उस ज़मीन में नील के बागान लगा करके मजदूरों के द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक है, अब देखिए जो ये निज जो व्यवस्था थी निज खेती की, इसमें कौन सी समस्याएं आई। ठीक है, देखिए बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। यानी क्षेत्रफल को बढ़ाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। यानी जो नील की जो खेती थी, इसकी एक विशेषता थी कि यह जो खेती है, एक तरह से बहुत अधिक जो ज़मीन उपजाऊ होती थी, उसी ज़मीन पर यह खेती की जा सकती थी। ठीक है, ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी और एक समस्या ये थी, जो उपजाऊ जो ज़मीन थी, वहाँ पर आबादी पहले से ही बहुत अधिक विद्यमान थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे ही खेत उनके हाथ लग पाते थे। यानी बड़े बड़े खेत उनको नहीं मिल पाए, छोटे मोटे खेत उनको मिल पाते थे। ठीक है, नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। जबकि क्या था कि नील के बागान स्थापित करने के लिए, बागान लगाने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंड यानी बड़े बड़े खेतों की आवश्यकता एक तरह से उनको होती थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए। जहाँ पर नील की फैक्ट्रियाँ लगाई गई है ना, वहाँ उनके आसपास उन्होंने ज़मीन एक तरह से पट्टे पर, किराए पर लेने की कोशिशें की और वहाँ के किसानों को हटवा दिया।
इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। यानी ये निजी खेती की प्रमुख समस्या थी। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। यानी एक तरफ तो धान की खेती के लिए मजदूर की आवश्यकता होती थी और सेम टाइम उसी समय नील की खेती के लिए भी बहुत मजदूरों की आवश्यकता होती थी। तो ये भी समस्या पैदा हो जाती थी। ठीक है, देखिए बीच में आपको मैं कुछ बता देता हूँ। गुलाम जो एक शब्द आया है, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। ठीक है, आगे देखिए, बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। खेती के लिए किसकी ज़रूरत होती थी? हल और बैलों की। ठीक है, 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। कितने? 2। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत होती थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। यानी निजी खेती में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। यानी वह इस बात को लेकर के कि इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इसलिए निज खेती के क्षेत्रफल को फैलाने में यानी क्षेत्रफल को बढ़ाने में निज खेती वाले को वो हिचकिचाते थे। एक तरह से वो घबराते थे क्योंकि उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। यानी 100% अगर हम माने 100% तो उसमें से मात्र 25% जमीन थी जिस पर निज खेती की जाती थी। ठीक है, बीघा जो हम होता है, देखिए ज़मीन की एक माप होती है ना, हम सुनते हैं कितना बीघा है, इतना बीघा है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था, है ना। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए, रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती, यानी निजी ज़मीन पर जो खेती थी उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली और उसके सामने कौन कौन समस्याएं आती थी वो भी हमने देखी। अब हम देखते हैं रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे, एक तरह से सौदा, अनुबंध यानी एक तरह से संधि। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर, कम दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, ये थी रैयत की। यानी इसमें क्या करते थे, जो बागान के जो मालिक थे एक तरह से वो रैयतों के साथ, रैयत जो होते हैं, जो जमींदार होते हैं, छोटे किसान होते हैं, उनके साथ अनुबंध एक तरह से समझौता करते थे, है ना, एग्रीमेंट करते थे। और कई बार क्या करते थे कि गाँव के मुखिया को भी, जो गाँव के जो मुखिया होते हैं उनको रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते। उनको गाँव के मुखिया से कहते कि आप अपने गाँव की पूरी जो खेती है उसके लिए आप समझौता करें और किसानों को इसके लिए बाध्य करें। ठीक है, जो किसान जो होते थे वो उस एक तरह से समझौते पर, अनुबंध पर, एग्रीमेंट पर दस्तखत कर देते थे, है ना, और नील उगाने के लिए कम दर पर, यानी उनको नील की खेती करने के लिए कंपनी की ओर से, एक तरह से बागान मालिकों की ओर से, है ना, उनको कम ब्याज पर एक तरह से ऋण मिल जाता था। ठीक है, और जो ऋण लेते थे, कर्जा लेते थे, उनको अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। मान लो किसी व्यक्ति ने ऋण ले लिया, है ना, और उसके पास 100 बीघा ज़मीन है, तो उसमें से 25 बीघा ज़मीन पर उसको नील की खेती करना आवश्यक था। ठीक है, ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। यानी जो बागान के जो मालिक होते थे
वो उनके लिए बीज और जो खेती में काम आने वाले उपकरण हैं उनको उपलब्ध करवाते थे। ठीक है, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर था। देखिए, उपकरण और बीज तो बागान मालिक जो थे वो उपलब्ध करवाते थे, बाकी मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों का, एक तरह से किसानों का होता था। ठीक है, जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती तो रेत को नया कर्जा मिल जाता और वही चक्र दोबारा चलता रहता था। एक तरह से जब नील खेत तैयार हो जाती और किसान उनको, बागान मालिकों को सौंप देते तो उनको अगली फसल के लिए कर्जा मिल जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। नील का उत्पादन कैसे होता है। देखिए, ये चित्र दिखाया गया है आपको, है ना, और ये किण्वन होते हैं जिनमें उस फसल को एक तरह से उसका किण्वन किया जाता था पानी के हौजों में, उसको एक तरह से पटका जाता था, उसको सड़ाया जाता था, है ना, फिर उसके गट्ठर बनाए जाते थे। ये देखिए, नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना, है ना, ये चित्र दिखाया गया है। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित वैक्टस हौद, जिसको बड़े बड़े कुंडे जो होते हैं, में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था, है ना। किण्वन विधि जो होती है, जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। यानी ये नील बनाने की विधि का यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए, ये चित्र दिखाया गया है। नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थी। यानी खेत से जो नील के जो गट्ठर होते थे, उनको हौद जो होते थे फैक्ट्री में, उन तक लाने के लिए औरतें अपने सर पर रख करके गट्ठर बना करके लाती थी। ठीक है, दूसरे हौद वीटरवाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पेंडलों से खंगाला जाता था। ठीक है, पेडल जो होते हैं एक तरह से हिलाने के। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था, है ना। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील को गाद, जिसको हम बोलते हैं, नील की लुगदी, और दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। देखिए, हौद में हिलाने वाला ये जो होता है ना, डंडा सा एक तरह से, यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पेडल लिए खड़ा है ना। ये डंडा जो दिखता है, इसे हिलाते थे, है ना, जैसे हलवाई के पास होता है ना। इन मजदूरों को 8 घंटे से ज़्यादा समय तक कमर तोड़ भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था हिलाने के लिए। ठीक है, वाट एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र, वाट जो होता है बर्तन, है ना। देखिए, आगे बिक्री के लिए नील तैयार, यानी बिक्री के लिए जो नील है वो अब ये तैयार हो चुकी है। ठीक है, यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं, है ना। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ठीक है, तो ये नील की खेती की प्रक्रिया आपको यहाँ पर समझाई गई है। आगे देखिए, शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से, यानी जो किसान अपना नील का जो उत्पादन करके बागान मालिक को सौंप देता था, उसको अगली खेती के लिए कर्जा मिल जाता था, है ना, और उसका उत्पादन करने के लिए काम शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। ठीक है, उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था। यानी किसान पर से कर्जा कभी उतरता ही नहीं था। ठीक है, समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। जो बागान के जो मालिक थे वो यह चाहते थे कि जो किसान हैं ये अपने जो खेत हैं बढ़िया वाले, उत्तम किस्म वाले, उन खेतों में ही ये खेती करें जिससे अधिक पैदावार हो सके। ठीक है,
लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। ये जो नील का पौधा होता है इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती हैं, यानी एक तरह से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको ये ख़त्म करती हैं। ठीक है, नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, यानी मिट्टी को इतना कमज़ोर ये नील की खेती कर देती थी कि वहाँ पर हम फिर दोबारा से धान जैसी कोई फसल उत्पादित नहीं कर सकते थे। आगे देखते हैं नील विद्रोह और उसके बाद जब किसानों ने देखा कि नील की खेती के द्वारा उनका बहुत अधिक बागान मालिकों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उनकी खेती को एक तरह से बंजर बनाया जा रहा है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। देखिए कैसे होता है। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जो किसान जो थे, रैयत जो थे, है ना, छोटे जमींदार, उन्होंने एक तरह से नील की खेती करने से मना कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे विद्रोह फैला रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया और विद्रोह ने जैसे विकराल रूप लिया तो जो किसान थे, रैयत थे, उन्होंने बागान के जो मालिक थे उनको कर चुकाने से, यानी एक तरह से जो कर्जा लिया था उसको भी चुकाने से मना कर दिया। ठीक है, वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। ठीक है, औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, यानी जो व्यक्ति बागान मालिकों के लिए, है ना, एक तरह से व्यापारियों के लिए जो काम करता था उसको इन लोगों के द्वारा समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। ठीक है, बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई, यानी जो बागान मालिकों ने जो एजेंट लगा रखे थे लगान एक तरह से कर वसूलने के लिए, उन लोगों को उनकी पिटाई की गई। ये लोगों के द्वारा रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों को लाठीधार डंडों से डरेंगे, यानी वो ना तो उनसे कर्जा लेंगे और ना उनके द्वारा डराए धमकाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, यानी उनको ये ताकत कहाँ से मिली कि वो चुप नहीं रह सकते थे। इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। यह तो निश्चित था कि नील की खेती के द्वारा किसानों का बहुत दमन किया जा रहा था, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है, यानी ऐसा कभी होता है कि जो लोग अधिक दबाव में हो और वो एक तरह से बगावत नहीं करें, तो तात्पर्य यह है कि जो ज़्यादा दबाव में होते हैं वो बगावत करते ही हैं। ठीक है, आगे देखिए, 1859 में नील रैयतों को लगा कि, यानी नील की जो खेती करते थे उनको लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं को भी समर्थन मिल सकता है। उनको महसूस हुआ कि इस आंदोलन में हमें जो हमारे मुखिया हैं गांव के और जो स्थानीय जमींदार हैं उनका हमको समर्थन मिल सकता है, उनका साथ हमको मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्हें ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी, यानी एजेंटों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे, एक तरह से वो जन जागरण करने लगे। ठीक है, जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक के जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन लेते थे। ये मुख्य कारण था किसानों का एक तरह से परेशान होने का कि जो बागान के जो मालिक थे बहुत अधिक ताकतवर होते जा रहे थे और जबरन, यानी जोर ज़बरदस्ती लंबे समय तक उनसे ज़मीन ली जाने लगी। ठीक है, आगे देखिए, नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेज़ सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो हम बागान मालिकों के साथ ये संघर्ष कर रहे हैं इसमें हमारा साथ अंग्रेज़ सरकार भी देगी। ठीक है, 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी, यानी 1857 क्रांति का जो विद्रोह उन्होंने देख लिया था उससे डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट
इसलिए एडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी एक तरह से आदेश फरमान उन्होंने जारी कर दिया है ना कि आप इनको खेती करने के लिए एक तरह से मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए ये नील की खेती है ना और उसके सामने आने वाली समस्याएं, इनका आज हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी है ना, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।